बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंप्यूटेशन फिज़िक्स कोर्स। आज के इस वीडियो में आपको मैटलैब यूज़ करना सिखाया जाएगा कि हम मैटलैब को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मैटलैब के आइकन पर डबल क्लिक करें तो आपके पास मैटलैब जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक विंडो जो है वो स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये मैटलैब ओपन हो चुका है और इसमें हमारे पास डिफरेंट विंडोज़ हैं। अगर पास सबसे पहले ये कमांड विंडो है, ये करंट फोल्डर है और ये वर्क स्पेस है। कमांड विंडो में हम क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे, हम कोई भी इनपुट देंगे तो हमें उधर ही हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो कमांड विंडो में जो भी हम इनपुट देंगे उधर ही हमें वहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी। करंट फोल्डर जो हमारे पास ये विंडो अपीयर हो रही है, ये जो हमारे पास इस तरह से विंडो अपीयर हो रही है, इसमें जो भी मैटलैब की मेमोरी जो है अपना फोल्डर यूज़ कर रही है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा कि मैटलैब की मेमोरी में जो करंट फोल्डर यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसके मतलब हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वर्क स्पेस में हमारे पास जो भी हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कमांड विंडो में, या एक और हमारे पास एडिटर विंडो आएगी, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप मैटलैब कोड में जो भी कोड लिख रहे हैं या जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं कमांड विंडो में, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन या उनकी डायमेंशन, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि मैटलैब स्टैंड फॉर मैट्रिक्स लेबॉरेटरी। तो जो भी आप डाटा यहाँ पे या वेरिएबल स्टोर करेंगे, जो भी डाटा स्टोर करेंगे वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। तब उन मैट्रिक्स की डायमेंशन या उनके मतलब इंफॉर्मेशन जो भी कुछ होगा हमें यहाँ से वर्क स्पेस से मिल जाएगा। तो मैटलैब में सबसे पहले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ वेक्टर इन अ मैटलैब। अ वेक्टर इज़ अ वन डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स। तो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, नंबर वन रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर इज़ अ मैट्रिक्स विच हैज़ अ सिंगल रो एंड मोर देन वन कॉलम्स। कि रो वेक्टर एक ऐसा मैट्रिक्स है, बेसिकली वेक्टर्स जो भी यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किए हैं बेसिकली ये मैट्रिसेस ही हैं, लेकिन ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर उसकी एक रो है, सिंगल विच कंसिस्ट ऑन अ सिंगल रो एंड मोर देन वन कॉलम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रो है और इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑन अ सिंगल रो एंड मोर देन वन कॉलम इज़ कॉल्ड अ रो वेक्टर। कॉलम वेक्टर एक ऐसा मैट्रिक्स है विच कंसिस्ट ऑन अ सिंगल कॉलम एंड मोर देन वन रोज। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक ही कॉलम है लेकिन वी हैव द 3 डिफरेंट रोज। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम वेक्टर्स। याद रखिएगा वेक्टर्स जो भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं ये हमारे पास मैट्रिसेस ही हैं, लेकिन हम इन्हें वेक्टर्स का नाम इसलिए दे रहे हैं, या ऐसे मैट्रिक्स के जिनमें एक रो या एक कॉलम हो हम उन्हें वेक्टर्स कह देते हैं। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जो एक रो रखता है और एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं तो उसे हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास रो वेक्टर है। और एक ऐसा मैट्रिक्स के जिसमें हमारे पास एक कॉलम है लेकिन मोर देन वन रोज़ हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर। तो याद रखिएगा मैटलैब में नेक्स्ट जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, तो अगर मैं कहीं वेक्टर्स का नाम लेता हूँ या यूज़ करता हूँ तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये एक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है कि विच कंसिस्ट ऑन अ सिंगल रो और सिंगल कॉलम। अब उनमें अगर सिंगल रो पे कंसिस्ट कर रहा है या उसमें सिंगल रो है और एक रो से ज़्यादा कॉलम्स मौजूद हैं तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये रो वेक्टर है। अगर एक कॉलम है और एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ रोज़ हैं तो हम उसे
कॉलम वेक्टर कह देंगे। जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद द स्केलर, कि आपके पास कोई एक वेक्टर है और आप उसे किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होगा कि आपके पास कोई ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है या कोई नंबर है जिसे हम कह रहे हैं कि ये स्केलर है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक वेक्टर ए से। ए वेक्टर जो हमने ऊपर डिफाइन किया है रो वेक्टर, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा अगर आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स के या उस वेक्टर के तमाम नंबर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो इसमें हमारे पास c इज इक्वल टू 3 था और इसे हमने मल्टीप्लाई किया a से, तो ये 3 जो है 3 इंटू 2 हमारे पास 6 आंसर आया। तो ये 3 सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 12। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो वो नंबर जो है उस वेक्टर के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे a क्या था हमारे पास रो वेक्टर था, अगर हम इसी तरह से कॉलम वेक्टर ले लें और उसको भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो कॉलम वेक्टर में मौजूद सारे एलिमेंट्स उस स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सेम है कि अगर हम 3 को इस b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ वेक्टर, कि अगर आप किसी वेक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर तो वो रो वेक्टर था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम वेक्टर में, और अगर वो कॉलम वेक्टर था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास रो वेक्टर में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं q इज इक्वल टू हमारे पास है 2 1 3, ये हमारे पास एक रो वेक्टर है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम वेक्टर में। अब इसे हमने रो वेक्टर क्यों कहा, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रो एंड मोर देन वन कॉलम। और इसे हम कॉलम वेक्टर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आफ्टर ट्रांसपोज ये किस में कन्वर्ट हो चुका है कॉलम वेक्टर में। क्यों, क्योंकि इसमें अब एक कॉलम है और एक से ज़्यादा क्या है रोज़ है। सेम फॉर द कॉलम वेक्टर, अगर आपके पास एक कॉलम वेक्टर है आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास रो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, फ़िलहाल हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, हम उनको ऐड करना चाहते हैं और उन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो फॉर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। तो याद रखिएगा हम उन 2 वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं जो हम उन 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं कि विच हैव द सेम टाइप। मतलब अगर रो वेक्टर है तो रो में ही हम ऐड करेंगे, रो वेक्टर को रो वेक्टर में ही ऐड कर सकते हैं। और नंबर 2 इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन दोनों वेक्टर्स के क्या आने चाहिए सेम। रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास आप ये चाहते हैं कि हम 2 कॉलम वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है हमारे पास, फर्स्ट रूल ये है कि दोनों को सेम टाइप का होना चाहिए और दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो आप इसका ये मतलब हुआ कि आप रो वेक्टर को रो में ही ऐड कर सकते हैं, कॉलम वेक्टर को कॉलम में ही ऐड कर सकते हैं, या रो वेक्टर को रो वेक्टर से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह कॉलम वेक्टर को कॉलम वेक्टर से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में ऐड कर दें या आप कॉलम वेक्टर को रो वेक्टर में ऐड कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम 2 वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें देखना क्या वो दोनों सेम टाइप के हैं, क्या वो अगर एक रो है तो क्या दूसरा भी रो वेक्टर है, अगर एक कॉलम वेक्टर है तो क्या दूसरा भी कॉलम वेक्टर है। तो अगर आपने देख लिया कि वो दोनों सेम टाइप के हैं तो देन नेक्स्ट हमारे पास क्या हमें जो सेकंड रूल है उसमें क्या देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना होगा, क्या टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स वो क्या हमारे पास सेम है। अगर तो सेम है देन वी कैन परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन और एडिशन, अदरवाइज यू कैन नॉट परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन
तो आइए हम ये जो भी 3 से 4 स्लाइड्स में हमने जो भी डिस्कस किया है, हम इसे प्रैक्टिकली मैटलैब में देखते हैं कि हम मैटलैब में प्रैक्टिकली हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑलरेडी मैटलैब ओपन कर चुके हैं, फ़िलहाल मैं कमांड विंडो में काम कर रहा हूँ। तो कमांड विंडो में हम सीखेंगे कि हम सबसे पहले रो वेक्टर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, कॉलम वेक्टर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, देन फिर हम उनका ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या वाकई जो हमने अभी बात की थी कि अगर आप एक रो वेक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम देखेंगे क्या जो हमने 2 रूल्स जो अभी पढ़े हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, वो 2 रूल्स जो हमने डिसाइड किए हैं कि दोनों को सेम टाइप का होना चाहिए और दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो तब ही एडिशन पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम देख क्या जो हमने स्लाइड्स में जो अभी हमने डिस्कशन की है क्या वो वाकई जो है हमारे पास इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, अभी हम मैटलैब में कमांड विंडो में ही हम रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स को जनरेट करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आपने कमांड विंडो का इस्तेमाल करना तो सबसे पहले मैं कमांड लिख रहा हूँ CLC कमांड का इस्तेमाल ये है कि अगर ऑलरेडी कमांड विंडो में कोई भी आपने अगर कुछ भी ऑलरेडी वेरिएबल या जो डाटा आपने या कोई कोड लिखा हुआ है तो वो उसे क्लियर कर देगा। तो अब CLC कमांड यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि अगर पहले किसी और स्टूडेंट ने या किसी और पर्सन ने कमांड विंडो में कोई भी चीज़ या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसने उसे क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई वेरिएबल a है, a इज़ इक्वल टू, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि हम रो वेक्टर कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो रो वेक्टर्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। या तो आप जो नंबर्स लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नंबर लिखा 1 स्पेस बार यूज़ करके स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, मैंने ये एक रो वेक्टर जनरेट किया है विच कंसिस्ट ऑन अ सिंगल रो एंड 5 डिफरेंट कॉलम्स। तो आप या तो एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो स्पेस यूज़ कर लें। जब आपने ये लिख लिया है तो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप जस्ट एंटर का बटन यूज़ करें। तो एंटर का बटन यूज़ किया तो हमारे पास ये इसकी आउटपुट आ चुकी है। अब a क्या था, एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक रो वेक्टर स्टोर किया। तो जैसे हमने स्टोर किया ये हमारे पास ये क्या थी, इनपुट थी, और जैसे हमने एंटर का बटन यूज़ किया ये इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास आउटपुट फाइनली ये आ चुकी है। ठीक है जी। इसी तरह से हम कॉलम वेक्टर भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलें, मैंने अभी CLC कमांड का बताया था क्योंकि हम एक ऑलरेडी जो है वो वेक्टर जनरेट कर चुके हैं यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कमांड विंडो में जो पहले लिखा गया था इसे ख़त्म कर दिया जाए, इसे क्लियर कर दिया जाए। तो हम कमांड क्या यूज़ करेंगे, CLC। अब देखें जैसे CLC लिखा और एंटर का बटन यूज़ करेंगे तो जो पहले लिखा था वो हम जो है वो यहाँ से वो ख़त्म कर चुके हैं। अच्छा, अब हम जनरेट करते हैं कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर के लिए हमारे पास है b, कोई भी वेक्टर नेम हमने लिख लिया, वेरिएबल नेम है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे 1 सेमीकोलन स्पेस 2 सेमीकोलन स्पेस 3 सेमीकोलन स्पेस 4। यहाँ पे आप सेमीकोलन यूज़ कर लें तो इट्स ओके, ना भी यूज़ करें तो इट्स ओके। तो जैसे ही आपने ये b इज़ इक्वल टू 1 सेमीकोलन स्पेस 2 सेमीकोलन स्पेस 3 सेमीकोलन 4 लिखा और एंटर का बटन यूज़ किया तो देखिए हमारे पास ये एक हमें जो है वो कॉलम वेक्टर मिल गया है। कॉलम वेक्टर कैसे है आप देख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास a कॉलम है और इसमें 4 हमारे पास रोज़ है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिंगल कॉलम हो और एक से ज़्यादा रोज़ हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर का नाम देंगे। अच्छा, हमने एक मेथड जो है रो वेक्टर को जनरेट करने का पहला ही मैंने ये बताया था कि अगर आपका a है तो 1 2 3 4 5, एक तो ये मेथड था कि आप जस्ट एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस का इस्तेमाल करके आप इसे एक रो वेक्टर जनरेट कर सकते हैं। या हमारे पास सेकंड मेथड यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास c कोई वेक्टर है, रो वेक्टर हम जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट जो है वो 1 कॉमा स्पेस 2, कुछ ऐसे बुक्स भी होंगे जिसमें इस तरह से भी आपको लिखा मिलेगा 1 कॉमा स्पेस 2
कॉमा स्पेस 3 कॉमा हमारे पास 4, तो भी हमारे पास जो है ये हमारे पास एक रो वेक्टर जनरेट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉलम वेक्टर जनरेट करें तो याद रखिएगा कि हर एलिमेंट के बाद हमें सेमी कॉलम यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल एक्स को ही हम एक रो कॉलम वेक्टर जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 5, अब हम यहाँ पे कॉमा या स्पेस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉलम वेक्टर जनरेट करने जा रहे हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन 6 सेमी कॉलन 7 सेमी कॉलन 8, और ये हम ब्रैकेट से यहाँ पे यूज़ की तो ये हमें कॉलम वेक्टर मिल गया। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी कमांड विंडो में फॉर एग्जाम्पल ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, बी भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, सी भी वेरिएबल ये डिक्लेयर किया है, एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, यूज़ किया हमने, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके मुतालिक के या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कमांड विंडो में कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर चुके हैं, तो इनके मतलब इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था हमें वर्क स्पेस में मिल रही है। आप देख सकते हैं वर्क स्पेस में यहाँ से मैं ये पता चल रहा है कि ए वेरिएबल भी डिक्लेयर किया गया था, बी वेरिएबल भी डिक्लेयर किया गया है, सी वेरिएबल भी डिक्लेयर किया गया था, एक्स वेरिएबल भी डिक्लेयर किया गया था। उम्मीद है आपको अभी रो और कॉलम वेक्टर जनरेट करना का पता चल चुका होगा कि हम रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये कमांड विंडो को क्लियर करें, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ CLC की कमांड यूज़ करेंगे। CLC जैसे लिखेंगे तो ये कमांड विंडो क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे CLC कमांड यूज़ करने से जस्ट कमांड विंडो क्लियर होगी, लेकिन मैटलैब की जो मेमोरी थी जिसमें वेरिएबल्स ये A B C X स्टोर हो चुके थे वो क्लियर नहीं हुए। क्लियर मीन्स वहाँ से हमने ख़त्म डिलीट नहीं किए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कैसे पता चलेगा क्या मैटलैब की मेमोरी से भी वो वेरिएबल्स ख़त्म हो चुके हैं या नहीं हुए। आज मैं जस्ट A लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसमें हमने कोई भी वैल्यूज़ या वेक्टर असाइन नहीं किया, जस्ट A लिखें, एंटर का बटन यूज़ करें तो हमें दोबारा आउटपुट मिल रही है। तो इसका ये मतलब हुआ, इट्स मीन दैट कि हमारे पास मैटलैब की मेमोरी में ये वेरिएबल्स मौजूद हैं, दैट्स वाई उसने दोबारा जो हमें डिस्प्ले कर दिए। तो अब हम ये चाहते हैं कि कमांड विंडो भी क्लियर हो और वर्क स्पेस, या इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर या मैटलैब की जो मेमोरी है उसमें से भी जो वेरिएबल ऑलरेडी पहले मौजूद थे वो भी डिलीट हो जाएं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, CLC टू क्लियर कमांड विंडो एंड क्लियर ऑल, टू क्लियर या टू डिलीट द वेरिएबल फ्रॉम द मैटलैब मेमोरी। तो अब क्लियर ऑल, अब नई कमांड आ गई हमारे पास। क्लियर ऑल क्या काम करेगी, वर्क स्पेस या मैटलैब की मेमोरी में जो भी वेरिएबल्स पहले हम डिक्लेयर कर चुके हैं या मौजूद हैं उन्हें भी ख़त्म कर। देखें जैसे मैं क्लियर ऑल लिख के एंटर का बटन यूज़ करता हूँ तो वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल्स थे वो सारे जो है हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। तो CLC का इस्तेमाल जो है वो जस्ट क्या है, कमांड विंडो को क्लियर करना, वर्क स्पेस को अगर आप या मैटलैब की मेमोरी को क्लियर करना चाहते हैं या उसमें वेरिएबल डिलीट करना चाहते हैं तो देन वी हैव टू यूज़ द क्लियर ऑल। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि अगर हम एक वेक्टर माने रो वेक्टर है या कॉलम वेक्टर है उसके एंड पे सेमी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अगेन हम कहते हैं x हमारे पास कोई एक रो वेक्टर है 1 2 3 4 5। अब देखें अगर एट द एंड ऑफ दिस वेक्टर हम सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते, कुछ बुक्स में या नोट्स में आपको नज़र आएगा कि सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सेमी कॉलन यूज़ कर लेंगे तो उसका काफ़ी हमें एडवांटेज होगा। एडवांटेज क्या है मैं वो बता देता हूँ। अब देखें कि कंप्यूटर के इस कमांड विंडो में हम क्या कहेंगे, हमने मैटलैब में इसको एज ए इनपुट ले रहे हैं, हमने इसे एज ए इनपुट कंसिडर किया। अब हम चाहते हैं कि इससे कि आउटपुट क्या हमें मिलेगी, तो हम एंटर के बटन यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो अभी तो ये देखें जो हमने रो वेक्टर जनरेट किया जस्ट ओनली इसमें एक रो थी 5 का, 1 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स था। लेकिन इस कोर्स में हमारे पास लार्जर डायमेंशंस के मैट्रिक्स आएंगे। अगर एक वेक्टर है हमारे पास जिसमें एक रो है और 1000 कॉलम्स हैं, 1000 कॉलम्स हैं, तो आप वो
उसकी इनपुट यहाँ पे आप लिखते हैं और एंड पे सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते। जैसे अभी मैंने एट द एंड सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया, तो हमारे पास जब उसकी आउटपुट आएगी तो ये कंप्लीट जो हमारे पास कमांड विंडो हमें नज़र आ रही है, ये कंप्लीट डिफरेंट नंबर से जो है वो फिल हो जाएगी। तो जस्ट एक वेक्टर की आउटपुट से ही हमारे पास ये कमांड विंडो जो है कम्प्लीटली जो है वो फिल हो जाएगी। तो बाकी वेक्टर जब हम क्रिएट करेंगे तो हमें और काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो हम नेक्स्ट टाइम कोशिश ये करेंगे ओवरऑल इस कोर्स में कि आप जो भी वेक्टर जनरेट करें या मैट्रिसेस का इस्तेमाल करें तो एट द एंड सेमी कॉलन यूज़ कर लें, क्योंकि हमें एट द एंड फाइनली हमें उनके रिज़ल्ट से कंसर्न होगा कि उनका फाइनली हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। इनसाइड जो भी एलिमेंट्स हैं हम उन्हें देखने नहीं चाह रहे, क्योंकि वो तो हमने जैसे अभी हमने 1 2 3 4 5 लिख लिया, तो ये तो हमें एलिमेंट्स पता थे कि ये एलिमेंट्स हमने एज इनपुट लिए हैं। तो हमें बार बार हम ये चाहते हैं कि इनपुट को हम जो है वो डिस्प्ले ना करवाएं। तो हम चाहते हैं कि हमें जस्ट फाइनल रिज़ल्ट मिले, क्योंकि नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि हम अगर 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें तो जस्ट फाइनल रिज़ल्ट चाहिए था। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम आउटपुट को हाइड कर दें, इफ़ यू वांट टू हाइड द आउटपुट ऑफ एनी वेक्टर या एनी मैट्रिक्स, तो देन यू हैव टू यूज़ अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे y एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6 8 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और अब हम यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलन यूज़ कर लेते हैं। अगर आप सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं तो और इसके बाद आप एंटर का बटन यूज़ करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन देखें ऐड हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं मिले। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोड जो है या जो हमने वेक्टर लिखा था ये एग्जीक्यूट हो चुका है? तो आप इसके लिए कहाँ पे जाएंगे, वर्क स्पेस में। देखें एक्स भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है कि आपने एक्स वेरिएबल का कहीं इस्तेमाल किया, और वाई वेरिएबल भी यहाँ पे मौजूद है। अब आप देखना चाहते हैं इसकी आउटपुट, तो इसके लिए आप जस्ट वेरिएबल नेम लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखा, एंटर का बटन यूज़ करेंगे तो जो भी आउटपुट आनी थी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कोशिश ये करें, बेटर इज़ दैट कि आप जितने भी वेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं या मैट्रिक्स डिक्लेयर कर रहे हैं उनके एंड पे जो है वो सेमीकोलन यूज़ करें। कि सेमीकोलन यूज़ करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी जो है स्पेस जो है वो फ्री रह जाएगी। हमारे पास जो कोड का जो साइज़ होगा जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो हमारे पास उसका साइज़ बहुत रिड्यूस हो जाएगा, तो हम बहुत ईज़िली जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने ये भी देखा था स्लाइड्स में कि हमारे अपने वेक्टर्स को जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर जनरेट करना सीख लिया, और एट द एंड हमने सेमी कॉलन यूज़ किया ताकि हम अगर आउटपुट नहीं देखना चाह रहे कि अगर हमारे पास लार्जर डायमेंशन के वेक्टर्स हैं तो हम बजाय आउटपुट देखें, तो हम अगर आप आउटपुट हाइड करना चाहते हैं तो आप एट द एंड ऑफ द वेक्टर या मैट्रिक्स जो है वो सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर, तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट आएगा हमारा, इंशाल्लाह हम उसमें मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक वेक्टर जनरेट करते हैं और फिर किसी एक नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। और मैंने ये बताया था कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर को, तो उस वेक्टर के तमाम एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आइए हम एक न्यू वेक्टर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कमांड विंडो को क्लियर किया बाय यूजिंग द CLC, एंड देन हम इसके कंप्यूटर की मैटलैब की मेमोरी को भी क्लियर करते हैं। तो इसके में हमने क्लियर ऑल का जो है वो कमांड यूज़ की। तो जैसे हमने क्लियर ऑल की कमांड यूज़ किया तो वर्क स्पेस पे देखें क्लियर हो चुकी है हमारे पास। तो सबसे पहले अगेन हम एक P फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर है, एक रो वेक्टर ही है हमारे पास। चलिए अब मैं एंड देन कॉमा यूज़ कर लेता हूँ 2 4 5 एंड 6, ठीक है जी। और अभी मैं एट द एंड जो है वो सेमीकोलन यूज़ कर रहा हूँ। तो अब एंटर का बटन यूज़ करें
तब देखें वर्क स्पेस फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी कमांड या कोई भी इनपुट जो थी या जो भी हमने कोड लिखा उसे हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। याद रखें, जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करवाएंगे तब तक वो उसकी मेमोरी में स्टोर नहीं होगा डाटा। तो अब मैं इंटर का बटन यूज़ करता हूँ तो हमारे पास देखें कि इसकी मेमोरी में वर्क स्पेस में वो वेरिएबल अपीयर हो चुका है। तो अब लेकिन एट द एंड मैंने सेमीकोलन यूज़ किया तो देखें इसकी आउटपुट नहीं आई। अब हम कोई एक और नंबर क्रिएट कर, स्केलर को क्रिएट करना, मतलब 2 मैंने यूज़ कर लिया, तो इसके भी यहाँ पे मैं सेमीकोलन यूज़ करता हूँ। अब देखें यहाँ पे अभी जस्ट मैंने यहाँ पे इससे लिखा q = 2 असाइन किया, वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं किया। तो बिफोर एग्जीक्यूशन देखें वर्क स्पेस में कंप्यूटर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि मैटलैब की मेमोरी में ये स्टोर हो जाए तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम कमांड विंडो में फ़िलहाल लिख रहे हैं वो हम उसके लिए कौन सा बटन यूज़ करें, एंटर का बटन यूज़ करेंगे। जैसे हम एंटर का बटन यूज़ किया तो देखें P और Q जो हमारे पास वो दो, P इज़ अ वेक्टर एंड Q इज़ एनी नंबर या स्केलर है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम ये चाहते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन में Q मल्टीप्लाई बाय P करता हूँ कि हम किसी एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको एट द एंड हम एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन Q मल्टीप्लाई बाय P = V। अब क्या होगा कि Q इस P से मल्टीप्लाई होकर किस में, न्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा V में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तो आप एट द एंड सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और V में लेटेस्ट डाटा जो है वो भी स्टोर हो जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम इसकी आउटपुट देखें तो आप फिर सेमीकोलन यूज़ ना करें, ठीक है। तो मैं दोनों तरह से यहाँ परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मैंने अभी एट द एंड सेमीकोलन यूज़ किया तो हमारे पास देखें V एक न्यू जो वेक्टर क्रिएट होके वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो चुका है वर्क स्पेस में। आप देखें 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, इसी तरह से बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाई होकर हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो है वो वर्क स्पेस में अपीयर हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये जो रिज़ल्ट या आउटपुट थी वो तो वर्क स्पेस में स्टोर हो चुकी है, हम ये चाहते हैं कमांड विंडो में भी देखें। तो जिसको आप देखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप P वेक्टर को देखना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट उस वेरिएबल या जो भी आपने जो नंबर या कुछ भी लिखा था उसे आप यहाँ पे लिखें। P की वैल्यू देखें कि P में क्या स्टोर है, तो आप जस्ट P लिखें और एंटर का बटन यूज़ करें तो हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि P में ये एक रो वेक्टर, ये एलिमेंट स्टोर है। इस तरह अगर आप Q में देखना चाह रहे हैं तो Q को लिख के एंटर का बटन यूज़ करें तो Q की वैल्यूज़ इस तरह से। V में आप देखना चाह रहे हैं, V में अभी हमें ये पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिज़ल्ट आया वो किस में स्टोर हो रहा है, V में। अब आप देखना चाह रहे हैं कि V में क्या स्टोर है तो आप जस्ट उस वेरिएबल का नाम लिखें तो आप उसका रिज़ल्ट फाइनली देख सकते हैं। तो ये हमारे पास V में जो डाटा स्टोर था वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। अच्छा, अभी तक हमने सीख लिया कि हम रो वेक्टर्स कॉलम वेक्टर कैसे जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद हमने ये सीख लिया कि अगर आप एट द एंड सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो उससे हम आउटपुट जो है वो हाइड कर सकते हैं। और देन हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देख ली। अभी हम सीखेंगे कि हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं किसी वेक्टर का, तो अगर हम रो वेक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम वेक्टर बन जाएगा, अगर कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, रो वेक्टर बन जाएगा। तो आइए हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं क्या ये ऐसा मुमकिन है कि अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या रो वेक्टर एक टाइप से क्या दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगेन हम कमांड विंडो को क्लियर कर रहा हूँ, मैं इस तरह से वर्क स्पेस को भी क्लियर कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा जब भी आपने कोई कोड नया लिखना है तो आपने कमांड विंडो को भी क्लियर करना है और वर्क स्पेस को भी क्लियर करना है, क्योंकि आप जब तक वर्क स्पेस को क्लियर नहीं करेंगे तो हमारे पास जो लेटेस्ट वेरिएबल्स या जो वैल्यू असाइन होंगे में भी आप उन्हें वो यूज़ ना कर सकें। सम टाइम ये प्रॉब्लम आता है कि कंप्यूटर प्रीवियस जो आपने ऑलरेडी वैल्यू डिक्लेयर की उन्हें यूज़ करना शुरू कर देता है। तो इसलिए बेटर थिंग इज़ दैट कि आपने याद रखना है कि जब भी आपने मैटलैब में कोई भी कोड लिखना है तो सबसे पहले आपने क्या लिख देना है, CLC टू क्लियर कमांड विंडो एंड क्लियर ऑल टू
क्लियर द वर्क स्पेस। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या वो एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट होता है या नहीं। तो अगेन हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है। चलिए अब मैं एक कॉलम वेक्टर जनरेट कर लेता हूँ, 1 स्पेस 5 सेमीकोलन स्पेस 8 सेमीकोलन 9 और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज कर। अच्छा 9 के बाद भी अगर आप सेमीकोलन यूज़ कर लें तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। ना भी यूज़ करें लास्ट एलिमेंट के एंड पे सेमीकोलन तो कोई मसला नहीं। अब मैंने इसकी आउटपुट को हाइड नहीं कर रहा क्या, बिकॉज आप देख रहे हैं कि हम इसमें मैं सेमीकोलन यूज़ नहीं कर रहा, इंटर का बटन यूज़ किया तो ये आपके पास एक वेक्टर आ चुका है। और ये कौन सा वेक्टर है, रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा इन्हीं के साथ वास्ता पड़ेगा। बहुत सारे जो कोड्स हम लिखेंगे, कहीं पे हम रो वेक्टर यूज़ कर रहे होंगे और कहीं पे हम जो है वो कॉलम वेक्टर जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास ये कॉलम वेक्टर्स क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं, हम इसका एक ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने के लिए ए बार हमने यूज़ किया, सेमीकोलन के साथ वाला बटन है, आप जस्ट वो यूज़ करेंगे तो ये ट्रांसपोज के लिए आ जाएगा। ए बार लिखेंगे, प्राइम लिखेंगे तो हमें इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा 1589। अब देखिए पहले क्या था, कॉलम वेक्टर था, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, रो वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने जस्ट ए प्राइम लिखा है लेकिन इसे किसी न्यू वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। तो याद रखें कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, लेटेस्ट पे जो भी आप कोड लिख रहे हैं, तो कोशिश ये करें, कोशिश नहीं बल्कि आपने ये लाजमी करना है कि आप जो भी लेटेस्ट या जो भी न्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वेक्टर्स पे, रो वेक्टर पे, कॉलम वेक्टर पे, मैट्रिसेस पे आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उन डिफरेंट ऑपरेशन को या जो लेटेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि आप उन्हें किसी न्यू वेरिएबल में स्टोर करें। उसकी रीज़न ये है, अब देखिए ए प्राइम तो मैंने लिख लिया, अब इसका आंसर हमें ये मिला लेकिन हम अब इसको यूज़ नहीं कर सकते कहीं पे भी, क्योंकि यूज़ हम तब ही कर सकेंगे। अब ट्रांसपोज लिया तो डेफिनेटली हमने इसे कहीं इसका इस्तेमाल करना है, तो यूज़ हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश ये कर दें कि आपने जो भी लेटेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी आपने लेटेस्ट काम करना है, ठीक है, उसको किसी न्यू वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो अब अगर मैं देखें नेक्स्ट इसी में दोबारा ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, CLC हमारे पास कोई x एक वेक्टर है, तो मैं अब रो वेक्टर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और एट द सेमीकोलन भी यूज़ कर लेता हूँ। x एक रो वेक्टर है और अगर मैं x ट्रांसपोज लेता हूँ और इसे अब मैं y में स्टोर कर लेता हूँ तो हमारे पास y में क्या आउटपुट आ रही है। अब y में क्या है, ट्रांसपोज ऑफ x स्टोर हो चुका है। अब आप जितनी दफ़ा भी y लिखेंगे ना तो आपको वो आउटपुट मिल गई। इस तरह आप x लिखेंगे तो आपको x आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे तो आप फिर उसे कहीं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।